इशिता। यस सर। हाँ इशिता, मैंने ऑप्शन दिया, एक बार चेक कर लेना, सही है। ओके सर। देखो, कल मैंने तुम्हें थोड़ा सा टॉपिक पढ़ेंगे थ्योरी वाला। मैंने कल तुम्हें इंपॉर्टेंस बताई थी ईएम थ्योरी की, कि ईएम थ्योरी जो है उसने वेव नेचर एक्सप्लेन कर दिया था, लाइट का वेव नेचर एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन नहीं किया था। और पार्टिकल नेचर में ये इसकी डीमेरिट थी। पार्टिकल नेचर में क्या क्या आएगा, पार्टिकल नेचर में क्या क्या आ रहा था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें अभी काफी डिटेल में पढ़ना है, क्लियर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये काफी डिटेल में पढ़ना है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सही ना। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा हूँ पहले तुम्हें। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये लाइन सबको पता है कि ब्लैक बॉडी जो होती है, कोई भी ब्लैक बॉडी जो होती है वो परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट रिफ्लेक्टर ऑफ हीट होती है, ये पता है ना। कोई भी आइडियल ब्लैक बॉडी अगर है तो वो क्या होती है, परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट रिफ्लेक्टर ऑफ हीट होती है, सही ना। जैसे वो विब ग्योर, ये पूरे इसको पूरे को एब्जॉर्ब कर लेगी, इस पूरे को एब्जॉर्ब कर लेगी, और कैसे दिखेगी हमें, ब्लैक। और अगर इन सबको कोई चीज रिफ्लेक्ट कर देती है तो हमें वो कैसे दिखती है, व्हाइट। इन सारी फ्रीक्वेंसीज को या इन सारे कलर्स को जो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है वो ब्लैक दिखेगी हमें। क्लियर है कि नहीं है। ये एमिट भी करती है ब्लैक बॉडी इसको, और एब्जॉर्ब भी करती है। समझ गए कि नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है इसके अंदर। अब जो ईएम थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल थी, याद है क्या। एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल थी, amount of light. इंटेंसिटी। हाँ इंटेंसिटी की प्रोपोर्शनल थी ना। एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, जो कि गलत था। ये इसकी लिमिटेशन थी ना, इसने बोला एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। अगर एनर्जी इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है तो अगर हम किसी ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं, किसी ब्लैक बॉडी को हीट करेंगे तो पहले वो कैसी दिखेगी, रेड। रेड के बाद ऑरेंज। ये ऐसे कलर चेंज क्यों कर रही है फिर, कलर चेंज कर रही है। कलर चेंज होगा तो क्या चेंज हो रही है, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। फिर कैसे दिखेगी वो, येलो। येलो के बाद कैसे दिखेगी, ब्लू, है ना। ब्लू लाइट से फाइनली ग्लो करती है। कोई भी ब्लैक बॉडी है अगर उसको हीट करेंगे, इनिशियली वो हमें रेड दिखती है, फिर ऑरेंज दिख रही है, फिर येलो, और फिर दिखती है ब्लू। अगर तुम चेक करोगे इसको तो विबग्योर के अकॉर्डिंग निकालोगे तो उससे निकल जाएगा आंसर। पहले रेड दिख रही है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम, फिर ऑरेंज, वेवलेंथ थोड़ी सी कम हो गई फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फिर येलो, फिर ब्लू। बात में आ रही कि नहीं है। तो हम ये क्या कर रहे हैं, एनर्जी बढ़ती जा रही है, वेवलेंथ कम होती जा रही है, फ्रीक्वेंसी एनर्जी बढ़ती जा रही है। ज्यादा ज्यादा गर्म कर रहे हैं तो एनर्जी बढ़ेगी। तो इससे कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी यानी अमाउंट ऑफ लाइट, ये गलत हो गया। एनर्जी प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया यहाँ से, फ्रीक्वेंसी के। समझ आ गई बात क्या बोला मैंने। whenever any black body is heated, then initially red color will be seen, and after that, after some time again, when it is more heated, then orange color, then yellow, then blue, which shows that energy is proportional to frequency, not intensity. क्या ये बात समझ आ गई है, लिमिटेशन समझ आ गई ब्लैक बॉडी वाली। ब्लैक बॉडी वाली Yes, sir. ये एक लिमिटेशन ध्यान रखना जरूर। अब नेक्स्ट जो है, एक ग्राफ दे रखा है एनसीईआरटी में। इस ग्राफ को मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बारे में डिटेल में बहुत नहीं दे रखी है। ये स्पेक्ट्रल रेडिएशन, एनसीईआरटी में कोई भी चीज देखी हो जरूर करनी है वो। स्पेक्ट्रल रेडिएशन वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ, स्पेक्ट्रल रेडिएशन वर्सेस लैम्डा लिख देता हूं मैं, वर्सेस लैम्डा का ग्राफ है। स्पेक्ट्रल रेडिएशन वर्सेस लैम्डा। एक मिनट, ये श्रेयस म्यूट कर ले, है ना। स्पेक्ट्रल रेडिएशन वर्सेस वेवलेंथ, इसको जो मैं लाइन बोलूंगा ना दिमाग में बैठा लेना उस चीज को। ये यहाँ पे लाई कर रहा है से विजिबल रीजन, ये है विजिबल रीजन। ये कौन सा रीजन है, विजिबल रीजन। विजिबल रीजन के अंदर ध्यान देना, ये विजिबल रीजन है। विजिबल रीजन में अगर किसी भी ग्राफ का पीक लाई करता है, इसका मतलब वो रेडिएशन लाइट ज्यादा एमिट कर रही है देन हीट। जैसे डिफरेंट टेम्परेचर पे मैंने ग्राफ बनाए, डिफरेंट टेम्परेचर पे स्पेक्ट्रल रेडिएशन वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ बनाया, डिफरेंट टेम्परेचर पे।
ये पहला ग्राफ आया इस तरीके से, दूसरा ग्राफ आया इस तरीके से, तीसरा ग्राफ स्पेक्ट्रल रेडिएशन वर्सेस वेवलेंथ का आया इस तरीके से, चौथा इस तरीके से, पांचवा प्लॉट किया तो वो ऐसे आ गया। सही ना? पांचवा, एक मिनट चेंज कर देंगे थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ना गड़बड़ बन रहा है ग्राफ। पांचवा ये आ गया ऐसे, सपोज कुछ ऐसे आ गया क्रॉस करता हुआ, पांचवा ऐसे आ गया। और ये ग्राफ जो है, पहला बना 300 केल्विन पे, फर्स्ट वाला 300 केल्विन पे, दूसरा वाला सपोज 700 केल्विन पे, फिर 1000 केल्विन पे, फिर 2000 केल्विन पे, फिर आया 3000 केल्विन पे, सबसे ऊपर वाला ये ग्राफ है। अब किस ग्राफ का पीक जो है वो विजिबल रीजन में लाई कर रहा है? फिफ्थ। हाँ, जो जो कौन से टेम्परेचर पे है? 3000। 3000 3000 केल्विन। केल्विन। हाँ, उसका पीक लाई कर रहा है ना यहाँ पे। तो बस यही लाइन तुम्हें ध्यान देनी है, इसका पीक यहाँ लाई कर रहा है, यानी जो 3000 केल्विन पे ग्राफ बनाया है स्पेक्ट्रल रेडिएशन वर्सेस वेवलेंथ का, सिर्फ वही ग्राफ काम का है। यहाँ पे ना, यहाँ पे ये काम करेगा सीएफएल की तरह। यानी सीएफएल क्या होता है? बल्ब देखे हुए ना सीएफएल वाले, ये लाइट ज्यादा एमिट करेंगे देन हीट। ये जो ज्यादा टेम्परेचर पे ग्राफ बने हैं, इसमें ग्राफ का पीक जो है वो विजिबल रीजन में लाई कर रहा है। यानी ये ग्राफ क्या, ये स्पेक्ट्रल रेडिएशन का ग्राफ जो है, ये क्या एमिट करेगा? 3000 केल्विन वाला, ये लाइट लाइट। ज्यादा एमिट करेगा, लाइट ज्यादा एमिट करेगा देन हीट। अब 2000 केल्विन वाला, इसका पीक क्या लाई कर रहा है? इधर, जो इधर लाई करेगा, जो इधर जितने भी ग्राफ इसके बाद वाले होंगे, जो मैं ये हॉरिजॉन्टल शो कर रहा हूँ, जो भी यहाँ पे होंगे, यानी वो हीट ज्यादा एमिट करेंगे लाइट, इसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, वो हीट ज्यादा एमिट करेंगे देन लाइट। यानी 2000 केल्विन वाला, 1000 केल्विन वाला, 700 केल्विन वाला, 300 केल्विन वाला, ये सब हीट ज्यादा एमिट कर रहे हैं देन लाइट। और ये कौन से बल्ब मान सकते हैं इनको? इनकैंडिसेंट बल्ब। सुना हुआ ना ये, जो 60 वॉट की बल्ब, 40 वॉट के, 100 वॉट के बल्ब जो देखे थे, येलो कलर की लाइट देते हैं, जो वो हीट यस ज्यादा सर। एमिट करते हैं, हीट ज्यादा एमिट करेंगे देन लाइट। ये दिमाग में रखना है। ये ग्राफ यूज भी, ग्राफ कर रहा हूँ, ये वाले जो बल्ब्स हैं, हीट किसी भी सब्सटेंस को, जैसे वो ये समोसा हो गया, पैटेज हो गया, इसको हीट करने के लिए ग्राफ, ये वाले बल्ब यूज होते हैं, इनकैंडिसेंट बल्ब, जो येलो कलर की लाइट देते हैं, क्योंकि ये हीट ज्यादा देते हैं देन लाइट। समझ गए कि नहीं? है तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। स्पेक्ट्रल रेडिएशन वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ प्लॉट किया, जो ग्राफ एक बनाया 300 केल्विन पे, 700 केल्विन पे, 1000 केल्विन पे, ऐसे डिफरेंट ग्राफ बनाए। जिस ग्राफ का पीक विजिबल रीजन में लाई करता है, विजिबल रीजन जिसे हम देख सकते हैं, वो हीट कम एमिट करेगा, लाइट ज्यादा एमिट करेगा, काम करेगा सीएफएल की तरह। सीएफएल बल्ब हमने देखे होंगे, है ना? और बाकी कर्व्स हैं उनके अंदर पीक जो है वो वेवलेंथ उनकी ज्यादा है, यानी वो हीट ज्यादा एमिट करेंगे देन लाइट, हीट ज्यादा एमिट करेंगे देन लाइट। इसलिए इनको हम गर्म करने, किसी सब्सटेंस को गर्म करना है तो उसके यूज करते हैं। क्या समझ आ गया ये? यस सर। तो ये तो यस इसके अंदर सर। ध्यान रखना है। बस इतना जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर में ना क्वेश्चन आ सकते हैं इस टाइप के। क्लियर है कि नहीं? ये वाले जो ग्राफ है ना, ये वाले इधर वाले जो बनाए मैंने, ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करते हैं, इंफ्रारेड रीजन में लाई करते हैं, इसलिए हीट ज्यादा एमिट करते हैं देन लाइट। समझ आ गया कि नहीं? सर इंफ्रारेड वाले विजिबल नहीं होंगे ना? नहीं नहीं नहीं, अल्ट्रा वायलेट होता है, मैंने कल लिखवाया भी था, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड। याद आ गया कि नहीं? विजिबल यही है, 380 से लेकर 760 नैनोमीटर तक, ये रटा होना चाहिए हमेशा के लिए। या 3800 एमस्ट्रॉन्ग से लेकर के 7600 एमस्ट्रॉन्ग। समझ गया कि नहीं? है यस सर। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला, जो मैंने जितना तुम्हें कर्व बताया, इतना जरूर तुम्हें पता होना चाहिए। ये कर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं इसके बारे में। और मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया, ब्लैक बॉडी को हीट कर रहे हैं तो उसका कलर चेंज हो रहा है, इसलिए एनर्जी प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी नहीं होगा, अमाउंट ऑफ लाइट नहीं होगा, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन की लिमिटेशन थी, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। दूसरी लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बाद। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बस मैं हिंट दे रहा हूँ सिर्फ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, क्या मीनिंग है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? किसी भी मेटेलिक सरफेस पे जब हीट आएगी, तो
इस मेटल सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। यहाँ से क्या इजेक्ट होंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। यहाँ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बाहर, सही ना, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स हर एक फ्रीक्वेंसी पे बाहर निकले और मूव करें ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो मैंने इस मेटल का जो वर्क फंक्शन है, यानी सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो हीट देनी है वो है 10 किलो जूल। 10 किलो जूल है, तुमने हीट दे दी यहाँ से 8 किलो जूल। क्या फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए चाहिए वो 10 किलो जूल है। तुमने दे दी एनर्जी 8 किलो जूल। क्या फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? नो सर। नहीं निकलेंगे। और 10 किलो जूल हीट दी तो यस सर, निकल जाएंगे। तो निकल जाएंगे। और अगर तुमने 12 किलो जूल दे दी तो 10 किलो जूल से तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और 2 किलो जूल उसको मिल जाएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। समझ गए कि नहीं? अब वो भागेंगे भी, सही है। जो 2 किलो जूल तुमने एक्स्ट्रा दिया है उससे वो इलेक्ट्रॉन अब भागेंगे भी। क्या बात समझ आ गई कि नहीं? यस सर। और यही एनर्जी जो है मैं आगे जाके बोलूंगा एच म्यू है। और ये वाली 10 जो एनर्जी है वर्क फंक्शन वाली, इसको बोलूंगा मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन, ये एच म्यू नॉट। और ये होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इस 12 किलो जूल के लिए। यही फॉर्मूला मैं आगे बताऊंगा तुम्हें, अभी नहीं समझ आएगा क्योंकि मैंने एच म्यू नॉट एक्सप्लेन नहीं किया है। क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मीनिंग? देखो यहाँ पे लाइट आई, इसी पॉइंट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला ना, इसी पॉइंट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो ये कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर। तो लाइट का पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन नहीं हो पाया था किससे? ईएम थ्योरी से, जबकि ये पार्टिकल नेचर प्रूव हो रहा है यहाँ पे। जबकि पार्टिकल नेचर क्या है? प्रूव हो रहा है। एक पॉइंट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, पार्टिकल नेचर यही होता है। वेव नेचर मतलब जैसे पानी में मैंने पत्थर फेंका तो वेव्स तेजी से भागेंगी, वो लोकलाइज नहीं है एक पॉइंट पे, सही ना। और बॉल फेंकी ऊपर हवा में तो क्या है, वो हर एक पॉइंट पे उसकी पोजीशन फिक्स आएगी बॉल की। वो फोटो इलेक्ट्रिक, वो है पार्टिकल नेचर। वो क्या है? पार्टिकल नेचर। तो यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन ए मेटल सरफेस इज एक्सपोज्ड टू रेडिएशंस ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी। दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय ईएम थ्योरी। क्या बात समझ आ गई कि नहीं? डेफिनेशन पूछते हैं, डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैं सारा बताऊंगा इसको आगे। अभी मैंने सिर्फ डेफिनेशन बताई है। इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन मेटल सरफेस एक्सपोज्ड टू frequency to some minimum frequency, when metal surface is exposed to some minimum frequency। क्या समझ आ गया है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन समझ आ गई है कि नहीं? ये डिटेल में लेना है, इसके सारे ग्राफ्स मेरे को डिटेल में लेने हैं अभी। लेकिन अभी मैंने यस डेफिनेशन सर। बताई है, ये डिटेल इसलिए नहीं दी क्योंकि अभी एच म्यू नॉट का मीनिंग क्लियर नहीं है तुम्हें, सही ना। अब नोट करेंगे आगे, बस एक टॉपिक और, फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएम वेव, ये नोट कर लेंगे। फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये सबको पता होगा, सबने पढ़ रखा होगा ऑलमोस्ट, फिर भी एक बार नोट करेंगे। फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन कौन से फीचर्स पढ़ने हैं इसके अंदर हमें? देखो, फर्स्ट वेवलेंथ, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वेवलेंथ, नाम से पता लग रहा है इसके। वेव की लेंथ लैम्डा, वेव की लेंथ, इसको शो करते हैं, डिनोट करते हैं लैम्डा से, LAMBDA। लैम्डा से इसको डिनोट करते हैं वेव लेंथ। जैसे ये मैंने बनाया, ये ऐसे शो कर दिया। तो एक वेव की लेंथ क्या होगी? एक वेव की लेंथ, ये यहां से, ये क्रेस्ट होता है, दो क्रेस्ट के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच में डिस्टेंस, ये लैम्डा होता है। ये लैम्डा है, ये लैम्डा है। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड एज वेवलेंथ, इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। क्या समझ आ गया है? यस सर। क्योंकि एक वेव की लेंथ बहुत छोटी होती एक है, बार रिपीट। एक दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस, पीक जो है ना, पीक से यहाँ से एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस, या ये ट्रफ है, दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के पीक के बीच के डेप्थ के बीच में डिस्टेंस, मैक्सिमम डेप्थ के बीच में डिस्टेंस। समझ गए कि नहीं? है ये लैम्डा है, लैम्डा है। अब इसकी यूनिट्स बहुत यस इंपॉर्टेंट है। सर। आर्मस्ट्रॉन्ग, इसकी यूनिट आर्मस्ट्रॉन्ग में वन, क्योंकि ये वेव की लेंथ बहुत छोटी होती है
मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर इसमें मेजर नहीं होती। ये आर्मस्ट्रॉन्ग में, नैनोमीटर में, पिकोमीटर में, फर्मीमीटर, फेम्टोमीटर, एटोमीटर इसमें मेजर होती है, बहुत छोटी होती है। इसलिए 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। रटा होना चाहिए हमेशा के लिए। 10⁻8 सेंटीमीटर होता है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। पहले 1 नैनोमीटर लिखवाना था, अब लिख लो, कुछ नहीं होता। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर, 10⁻7 सेंटीमीटर। 1 पिकोमीटर, ये 3 ज्यादा यूज होंगे। 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर, 10⁻10 सेंटीमीटर, 10⁻10 सेंटीमीटर। 1 फर्मीमीटर, ये सबसे ज्यादा यूज होंगे, ध्यान रखना इस चीज का। 10⁻15 मीटर, 10⁻13 सेंटीमीटर। ये वाला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 फर्मीमीटर किसका रेडियस था, किसका रेडियस था ये, और 1 आर्मस्ट्रॉन्ग किसका रेडियस था। नहीं याद है। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग किसका रेडियस था, रेडियस ऑफ, न्यूक्लियस। हाँ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ये Radius of था, ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस था, और ये था रेडियस ऑफ एटम। ये कराया हुआ ना, रेडियस ऑफ एटम ये होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ये होता है। ये रटा। ऐसे ही 1 एटोमीटर जो है 10⁻18 होता है, उसको मत करो, नहीं पूछते हुए। अच्छा, अब ये बता दिया मैंने तुम्हें, ये याद होना चाहिए। जैसे ये दे दिया तुम्हें, सपोज ये चीज दे दी एक बार, ये लेंथ दे दी इतनी, ये लेंथ दे दी, और बोला ये है 0.75 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो बताओ वेवलेंथ कितनी होगी। 0.75 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो वेव की लेंथ कितनी होगी, बोलो। 3. हाँ 3 हो जाएगी, क्योंकि 1/4 पार्ट दिया ना मैंने। ये क्या दिया, देखो यहाँ से यहाँ तक गए ऐसे, फिर यहाँ से यहाँ पे आए, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1/4 दिया तुम्हें, इंटू 4 कर दो उसको। समझ आ गया कि नहीं। 3 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये वेव की लेंथ होगी। क्लियर हो गया कि नहीं, है क्लियर हो गया। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट नोट करो। यस। हाँ, यूनिट्स का ध्यान रखना है। वेव लेंथ नाम से पकड़ा है, वेव की लेंथ जो कि बहुत छोटी होती है, इसीलिए हम उसको आर्मस्ट्रॉन्ग में, पिकोमीटर में, फर्मीमीटर में या नैनोमीटर में मेजर करते हैं। नेक्स्ट हम नोट करेंगे फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट फीचर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी टर्म भी 7th 8th क्लास से सुनते हुए आते हो तुम। डिनोट करते हैं म्यू से, न्यू से डिनोट करते हैं इसको। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में, जैसे तुम बाइक ड्राइव कर रहे हो, साइकिल ड्राइव कर रहे हो, तो उसमें 1 सेकंड में टायर के कितने रिवोल्यूशन हुए, उसमें फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी। तो उस इस केस में क्या होगा, 1 सेकंड में इस पॉइंट से कितनी वेव्स गई, या इस पॉइंट से कितनी वेव्स गई, समझ गए कि नहीं। 1 सेकंड के अंदर साइकिल्स पर सेकंड, या सेकंड इनवर्स सिंपल बोलो, फ्रीक्वेंसी की यूनिट पर सेकंड। 1 सेकंड के अंदर है ना, कितनी वेव्स गई। टी सेकंड में 1 वेव गई, टी सेकंड में गई 1 वेव, तो 1 सेकंड में कितनी वेव जाएगी, 1/t जाएगी कि नहीं, बोलो। यस। तो म्यू का फॉर्मूला 1/t होगा। क्या समझ आ गया। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, HZ से डिनोट करते हैं, या साइकिल्स Yes. पर सेकंड, या साइकिल्स पर सेकंड। समझ आया कि नहीं है। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड, हर्ट्ज से शो करेंगे, या बहुत सिंपल यूनिट इसकी सेकंड इनवर्स, सबसे ज्यादा यूज होगी सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट थर्ड, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी v से डिनोट कर रहे हो, अगर स्पीड ऑफ लाइट है तो c से, v से डिनोट करते हैं। अगर स्पीड ऑफ लाइट है, EM वेव की स्पीड ऑफ लाइट होती है, इसलिए इसको c से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी क्या है, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन 1 सेकंड। लीनियर डिस्टेंस, ध्यान रखना, लीनियर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ऐसे डिस्टेंस नहीं होना चाहिए कि वेव ऐसे मूव करी तो ये डिस्टेंस लेना है। लीनियर डिस्टेंस होना चाहिए, लीनियर ऐसे, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन 1 सेकंड। क्लियर, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकंड, दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। देख लिया कि नहीं, ये पता है ना सबको। लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन 1 सेकंड। अब इन तीनों में रिलेशन, लैम्डा में, म्यू में और v में रिलेशन, तुम सबको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ये पता है ना सबको। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस का क्या होता है, कितने टाइम में कितनी स्पीड चल रही थी, तो स्पीड इनटू टाइम।
डिस्टेंस को मैं वेवलेंथ लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? डिस्टेंस को वेवलेंथ, स्पीड हो गया v, टाइम हो गया 1/μ। क्या रिलेशन समझ आ गई? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है तो c लिख देना, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है तो v c लिख देना, c इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, भूलना नहीं है। c क्या होता है? 3 × 10⁸। क्या रिलेशन समझ आ गई है? यस सर। तो ये तीन दोनों में रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होगी। c इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है, इससे लगा लेना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। नेक्स्ट नोट करना आगे। नेक्स्ट टर्म है वेव नंबर। देखो हर डेफिनेशन का अगर तुम सोचना चाहोगे तो आराम से खुद निकाल लोगे। वेव नंबर यानी नंबर ऑफ वेव्स ही तो हुआ, इसका मतलब म्यू बार से डिनोट करते हैं इसको, डिनोशन याद करना है तुम्हें। वेव नंबर का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ वेव्स, 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी वेव्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। क्या समझ आ गया? यस सर। बोलो। तो लैम्डा सेंटीमीटर में, मैं यहाँ पे सिंपल लिख रहा हूँ बिल्कुल, लैम्डा सेंटीमीटर में एक वेव है, लैम्डा सेंटीमीटर में एक वेव है, तो 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स होंगी? 1/λ होंगी कि नहीं? बोलो। यस सर। यस सर। तो यहां से क्या आ जाएगा? म्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। फॉर्मूला समझ आ गया कि नहीं? 1 सेंटीमीटर में जो वेव्स प्रेजेंट होंगी, 1 सेंटीमीटर में जो भी वेव्स प्रेजेंट होंगी, वही तो म्यू बार है। फॉर्मूला समझ आ गया कि नहीं? और म्यू बार को म्यू बाय सी भी लिख सकते हैं, यस सर। क्योंकि लैम्डा क्या होगा? लैम्डा क्या होगा? सी बाय म्यू। ये आएगा सर कि नहीं? यस सर। सी इज इक्वल टू म्यू लैम्डा था, लैम्डा क्या हो जाएगा? म्यू बाय सी, तो म्यू बाय सी लिख दिया मैंने। गलत दिखाना है आपको, सी इज इक्वल टू म्यू लैम्डा था ना, तो लैम्डा क्या हो जाएगा? सी बाय म्यू। ये आ जाएगा फॉर्मूला कि नहीं? लैम्डा की जगह लिख दिया, लैम्डा की जगह सी बाय म्यू लिख दिया। ये समझ आ गया फॉर्मूला कि नहीं? यस सर। यस सर। तो ये वेव नंबर हो गया। फिफ्थ फीचर, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब भी सबको पता है, एम्पलीट्यूड इसको चाहो तो ए से डिनोट कर लो, इसका डिनोशन ऐसा है नहीं कोई। एम्पलीट्यूड का मतलब है मैक्सिमम हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ। मैक्सिमम हाइट ऑफ द क्रेस्ट, ये एम्पलीट्यूड है, ये ए है, ये समझ गए कि नहीं? या डेप्थ ऑफ द ट्रफ, क्या समझ आ गया? मैक्सिमम हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ, मैक्सिमम हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ। क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। तो ये फिफ्थ आ गया फीचर। नेक्स्ट नोट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रो, इसको सब मन में बोल के देखना जरूर। तुम में से कोई भी है, मैंने तुम्हें सिखाया था कि मन में बोलना पूरा चैप्टर, कोई बोल के देख रहा है क्या? यस सर। किसने बोला है? सर कीर्ति। बहुत अच्छे कीर्ति। और कोई बच्चा जो फॉलो कर रहा हो इस चीज को? कीर्ति, इससे बहुत फायदा होगा। पूरे चैप्टर करते करते ना तुम ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट से आधे घंटे में पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर बोल जाओगे, अगर तुम मेरे ये फॉलो करोगे, बात मानोगे पूरी, और रिजल्ट भी धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। सही ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम जब भी दिमाग में आता है ना, तो एक स्पेक्ट्रम ऐसे सोच लिया, अगर रेनबो होता है ना, रेनबो भी एक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रा इन विच डिफरेंट वेव्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ। Spectra in which different waves are arranged in order of their increasing wavelength or decreasing frequency। मैंने बस एक शॉर्ट में ये लिख दिया, spectra in which different waves are arranged in order of their increasing wavelength or decreasing frequency। नोट कर लिया है? यस सर। स्पेक्ट्रा इन विच डिफरेंट वेव्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। और वो मैंने तुम्हें बताया वो पहले, वो क्या था? याद है किसी को? सी जी C G एस X U V एफ
IMR ये रट देना, कम से कम इतना तो आना चाहिए जरूर। ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ में रेंज है, ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ में रेंज है और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में। सर मतलब ये क्या ये है वैसे? सी है कॉस्मिक रेज, सुन लेंगे एक बार। जी गामा रेज है, एक्स एक्स रेज है, यूवी आई तो सबको पता ही है, अल्ट्रावायलेट, ये विजिबल। विजिबल कितना था? 380 से लेकर 760 नैनोमीटर, 380 से 760 नैनोमीटर तक। यानी जो पीछे हैं इनकी वेवलेंथ 380 से कम होगी, और जो उसके आगे हैं उनकी वेवलेंथ 760 से ज्यादा होगी। क्या बात समझ आ गई कि नहीं? यस सर। 380 से लेकर 760 नैनोमीटर तक इंफ्रारेड आगे है, फिर माइक्रोवेव, माइक्रोवेव्स जो माइक्रोवेव ओवन वगैरह में यूज होता है, फिर लास्ट है रेडियो वेव्स, लास्ट है रेडियो वेव्स। अब ये 380 से 60 नैनोमीटर है, क्या इसकी रेंज को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दोगे? क्या इसकी रेंज को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दोगे? कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं? ये यस सर, यस सर। जल्दी से कन्वर्ट कर लो एक बार इसको। सर ये आई क्या बताया था आपने? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेज। अच्छा ओके। हर्षित, यस सर। हर्षित तूने कल वाला लेक्चर पढ़ लिया क्या? हाँ सर मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा है, मैं आपको बता दूंगा। हर्षित याद, संडे को आएगा, मैं पहले तेरे से सुनूंगा ध्यान रखियो इस चीज का। ये कल वाला लेक्चर? जो 15 क्वेश्चन तूने किए थे मोल का सबके वो, और प्लस एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा जितना मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है सर। ओके। जरूर कर लियो ढंग से, सही ना? ठीक है सर। और अभी बस क्लास खत्म होते ही, देखो मैं बहुत थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, हाफ एन आवर 35 मिनट्स की क्लास हो रही है, तुम इससे क्लास होते ही तुम लर्न लिख के ग्रुप पे जरूर भेजोगे कि याद कर लिया। मैं किसी से भी रैंडमली पूछ लूंगा। और चैप्टर को, पूरे ठीक है चैप्टर को मन में बोलो, मैंने उस दिन तुम्हें पूरा बोल के दिखाया है 10-15 मिनट में। सर, आज इतना मैंने मैंने पढ़ा दिया ट्राई है कर रहा था क्लियर। मतलब थोड़ा। हाँ बहुत अच्छे अर्षित, अगर ट्राई करेगा ना 6-7 दिन के अंदर हाँ पूरा बोल पाएगा। अभी तू तू चाहे हल्का बहुत देखता रहा बीच बीच में, जिस दिन तू हाँ। खुद बोलने लग गया फिर तेरे को आ गया, समझा कि नहीं? मतलब सर मैंने आज ना पता कैसे करा था, जितना भी आपने करवाया था ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाँ कॉपी में से जो मैंने नोट्स बनाए थे ना उसको पढ़ रहा था बस, मतलब ऐसे। हाँ, कुछ होता 1-2 दिन तू पढ़ ले, फिर उसके बाद हाँ जैसे मैंने उस दिन बोल के दिखाया था ऐसे बोलना सीखना है, समझ गया कि नहीं? हाँ जी सर। हम्म। ठीक है। हाँ चित्राक्ष कुछ पूछना है? सर हो गया चित्राक्ष वो। हो गया। 380 नैनोमीटर है, लैम्डा ये दे रखा है, हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है सी बाय लैम्डा, यही है ना? सी बाय लैम्डा। तो 380 वाला हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड में, बाय 380 नैनोमीटर है तो 380 × 10⁻⁹। क्या समझ आ गया ये? म्यू निकालना ना, मैं म्यू क्या होगा? सी बाय लैम्डा, इसका निकाल लिया। ऐसे ही सी बाय लैम्डा, इसका सी बाय लैम्डा 1 मान लो इसको, और सी बाय लैम्डा 2। सी कितना है? 3 × 10⁸। लैम्डा कितना है? 760, 760 × 10⁻⁹ मीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ऊपर वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकंड में है। क्या आया कन्वर्ट करके, एक बार बता चित्राक्ष? ये वाली वैल्यू कम आएगी, और ये वाली वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा, क्योंकि नीचे सर कम ये है। वाली ज्यादा है और दूसरी वाली कम। कम आएगी क्योंकि लैम्डा इनवर्सली पोजीशन है फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी ये वाली पहले लिखेंगे और ये वाली बाद में लिखेंगे। पहली वाली ये कितनी है, ये वाली वैल्यू? क्या वैल्यू आई है ये? नहीं निकाला है? देखो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर लिया करो ना इसकी तुम। ये 10⁸ है, ये 10⁻⁹ है, ऊपर 10⁻17 आ गया, 10⁻17 आ गया हर्ट्ज में। और ये 3/760 है, 3/7.6 किया, 7.6 इसको करेंगे तो 10⁻7 हो जाएगा, -7 यानी 10⁻15 आ जाएगा। 3/7.6, 3/7.6 है, इसको 0.76 करो और अच्छा रहेगा, तो आ जाएगा 4 आएगा लगभग,
4 इंटू 10 की पावर 14 शायद, एक बार चेक करना। ये 4 इंटू 10 की 14 हट जाएगा, 4 से हल्का सा कम होगा, 3.8 के आसपास। और दूसरा जो है 380 वाला जो है, 380 वाला कितना आ जाएगा, बोलो ज्यादा आएगा थोड़ा। ये 10 की पावर, ये 0.38 कर दो उसको, 0.38 किया तो ये 10 की और -6 हो जाएगा, 10 के -6 यानी 10 के 14 ये भी रहेगा। और 3/0.38, 3/0.38 9 के आसपास मान सकते हो या 8 के आसपास, 8 मान लो लगभग। सर 8 into 10 8 के 14 सर 760 4 वाला तो 3.94 into 10 raised to the power 17 आ रहा है। नहीं नहीं 17 नहीं आएगा, 3.94 इंटू 10 के 14 आएगा। ये मैं 0.76 कर रहा हूँ ना, तो इंटू 1000 नहीं करना पड़ेगा। नहीं है क्लियर? ओके सर, वो हाँ ये आएगा अप्रोक्सीमेटली, ये आएगा। निकाला किसी ने? यस सर, यही आ रहा है। हाँ ये अप्रोक्सीमेट करो, अगर ऑब्जेक्टिव के लिए अप्रोक्सीमेट किया, अगर स्कूल में आएगा तो एग्जैक्ट करना होता है। चलो अभी तुम यहाँ तक करके रट देना, कल मैं कराऊंगा आगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, कल करेंगे आगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, सही ना? यहाँ तक रट देना जरूर। और ऑर्गेनिक के लिए रेडी रहना, वेडनेसडे को ऑर्गेनिक क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, सही ना, 3 o'clock के आसपास।